Welcome dear friends, Lakshya Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel. Today's video we are going to discuss about a new chapter that is electrochemistry, in which we deal with the some terminology used in electrolytic conductance. First of all we discuss about resistance. अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जब भी आप इस वाले प्रोपोर्शनल वाले साइन को यहाँ से रिमूव करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा और यहाँ पर कांस्टेंट क्या लेना पड़ेगा आपको, आर मीनिंग रेजिस्टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस है वो किसका रेशियो हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। और ये किसके अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ओबेज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फॉलोइंग। मीनिंग अकॉर्डिंग टू, अगर अपन किसको फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इलेक्ट्रिक जो करंट है जो फ्लो हो रहा है उसका रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप ओम को, आप ओम को इस टाइप से भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी थी अपने पास क्या थी, रेजिस्टेंस। तो आपको केपीटी इन माइंड, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग। इसी को क्या बोलते हो आप, रेजिस्टेंस बोलते हो। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सेकेंड वाली टर्मिनोलॉजी देखिए, सेकेंड वाली टर्मिनोलॉजी है आपके पास कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को आप किसके थ्रू इंडिकेट करते हो या रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल सी के थ्रू। तो यहां पर देखिए कंडक्टेंस उसको किस टाइप से डिफाइन करोगे, द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो भी कंडक्टेंस है वो एक्चुअल में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस को आप किसके थ्रू इंडिकेट करते हो, कैपिटल आर के थ्रू। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल सी, मीनिंग क्या हो गया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, मीनिंग 1/r है, वही क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो सेकेंड वाली टर्मिनोलॉजी से आपने डील किया जिसमें आपने किसको डिफाइन किया है, कंडक्टेंस को। तो व्हाट इज द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। अब अगर बात करते हो आप यहां पर इसकी यूनिट की, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल है, 1/r के। तो अगर यहां पर आप इसकी यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हो तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, यहां पर 1/ओम बन जाएगा। और जब भी आप इसको देखो, ओम को यहां पर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या हो सकती है, या तो महो बोल सकते हो, ओ लगाकर आप मेंशन कर सकते हो, और इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ओम इनवर्स हो सकती है। अदरवाइज इसी को आप और क्या बोल सकते हो, ओम इनवर्स होता है, आप इसी को और क्या बोल सकते हो, साइमन भी बोल सकते हो, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एस से। तो कीप इट इन माइंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस यूनिट इज ओम इनवर्स, अदरवाइज महो, अदरवाइज साइमन। तो ये तीनों की तीनों जो यूनिट है वो क्या है, करेक्ट है किसके लिए, कंडक्टेंस के लिए। और डेफिनेशन कैसी हो जाएगी, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। थर्ड वाली देखिए, थर्ड वाली जो डेफिनेशन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, रो के थ्रू। तो थर्ड वाली जो डिफाइन करेंगे अपन टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, कौन सी टर्मिनोलॉजी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको आप रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हो, रो के थ्रू क्या करते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो ये रेजिस्टेंस है वो किस किस पर डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वाली इक्वेशन से अपन किसका फाइंड आउट करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। कीप इट इन माइंड, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाली देखिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया मीनिंग ए। तो यहां पर एल का मीनिंग तो क्या हो गया, लेंथ हो गया, और कैपिटल ए का मीनिंग क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। तो कीप इट इन माइंड, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहां से कंबाइन करूं तो रेजिस्टेंस वो एक्चुअल में किस किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यहां से आप इस वाले सिंबल को यहां से क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो यहां पर जो क्या लेना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे आप इस वाले प्रोपोर्शनलिटी वाले सिंबल को यहां से क्या करते हो, रिमूव करोगे, तो यहां पर देखिए फिर इस वाली कंडीशन में रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर इक्वल टू, और जो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा आप उसको क्या बोलते हो, रो बोलते हो, और इसी रो को आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां पर कांस्टेंट कौन सा आ गया, रो, और यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल बाई ए का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से आपको डिफाइन करना हो अगर किसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, तो यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल बन जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल बन जाएगा। तो यहां पर देखिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको किसके थ्रू इंडिकेट करते हो, सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हो रो के थ्रू। तो यहां पर देखिए किस टाइप से इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीनिंग यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, और सेकंड वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड से कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे आपने इस वाले प्रोपोर्शनलिटी वाले कांस्टेंट वाले साइन को उठाया तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या आता है यहां पर रो, और इसी को आप इसी रो को क्या बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हो। नेक्स्ट देखिए यहां पर, तो यहां से देखिए आपको जैसे इस वाले प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को उठाओगे क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आ गया आपके पास, रो आ गया। अब अगर आप यहां से रो की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो रो का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर मल्टीप्लाई विद ए डिवाइड बाई एल। यहां से जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू आर डॉट ए डिवाइड बाई एल। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। वेयर एल इक्वल टू मीनिंग लेंथ है वो तो क्या है 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन रो इक्वल टू आर, मीनिंग आप अगर इस वाले इक्वेशन के अंदर लेंथ की वैल्यू तो कितना पुट कर दोगे 1 सेंटीमीटर, और जो क्रॉस एरिया सेक्शन है उसकी वैल्यू आप कितना मेंशन कर दोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाली कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वही क्या होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो यहां पर देखिए यही बोला है कि वेयर रो इज ए कांस्टेंट एंड नॉन एज रेजिस्टिविटी, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो। कंडीशन यहां पर अप्लाई कर दी इसने, व्हेन लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, then rho equal to r. The specific resistance may be defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of a cross section. Meaning जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर का वो क्या होगा, अगर आपने उसकी लेंथ कितनी ले लिया, आपने यूनिट ले लिया 1 ले लिया, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना कंसीडर कर लिया 1 सेंटीमीटर, तो उस वाली कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वही क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। मीनिंग किसके इक्वल होता है, रो के इक्वल होता है। अब बात करते हैं अगर अपन यहां से कि रो है उसकी क्या यूनिट हो जाएगी, तो ये देखिए रो का अभी आपने फॉर्मूला बनाया था, क्या फॉर्मूला आया था आपके पास रो का, ये देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था ए। जैसे आपने इस वाले साइन को उठाया यहां से प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को क्या लेना पड़ा आपको, कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा आया रो, और यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया एल बाई ए। अब आपको यूनिट फाइंड आउट करना है, रो की मीनिंग स्पेसिफिक है, रेजिस्टेंस की क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डॉट ए डिवाइड बाई एल। अब आपको पता है रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट तो क्या होती है ओम होती है, तो ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया ओम, मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सेंटीमीटर में ले रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाय किससे डिवाइड किया हुआ है, लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, तो यहां पर मैंने क्या पुट कर दिया सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रो की यूनिट आएगी यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हो आप जिसको, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी
ओम सेंटीमीटर, ये इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। तो कीप इट इन माइंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर। तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, आपके पास रो की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखिए, अब इसके बाद में कौन सी टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो कप्पा के थ्रू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको आप रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हो, कप्पा के थ्रू। तो यहां पर देखिए, और एक बात और ध्यान रखना है आपको, क्या स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, कंडक्टिविटी भी बोलते हो। ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो कप्पा है, आप इसी वाले कप्पा को क्या बोल सकते हो, कंडक्टिविटी भी बोलते हो। इसी वाले जो कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसको आप क्या बोल सकते हो, कंडक्टिविटी। कीप इट इन माइंड, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले, अदरवाइज कंडक्टिविटी, बोथ आर सेम थिंग्स। और रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हो, इसको के के थ्रू, और के को क्या बोलते हो, आप कप्पा बोलते हो। तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पर देखिए जो कंडक्टेंस था, जो जिससे अपने स्टार्टिंग में डील किया था, कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल था किसका, रेजिस्टेंस का। तो 1/r को तो क्या बोला था, कंडक्टेंस। अब की बार किसकी बात कर रहे हो आप, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो रेजिस्टेंस नहीं बोलकर आप क्या बोल दोगे, रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कप्पा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/रो। रो का मीनिंग ही क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो कप्पा इक्वल टू 1/रो। तो इसको कैसे डिफाइन कर दोगे, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप यहां पर बात करते हो इसकी यूनिट की, कि कप्पा की क्या यूनिट हो जाएगी, तो देखिए अगर आप इसको आगे सोल्व करते हो तो क्या बन जाएगा, यहां से कप्पा इक्वल टू 1/, और रो की अभी आपको फॉर्मूला लिखकर बताया मैंने, रो का फॉर्मूला क्या होता है, RA/L होता है। तो ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर रो की जगह क्या पुट कर दोगे आप, R.A, और यहां पर क्या आ जाएगा, बाउ में L आ जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर इसकी आप यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हो, तो लेंथ तो किसमें आपके पास, सेंटीमीटर में, डिवाइड बाय R रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, ओम मल्टीप्लाई A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहां से देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये सेंटीमीटर जैसे ही यहां पर आप इसको ऊपर लेके जाओगे, किसमें चला जाएगा, सेंटीमीटर -2 में चला जाएगा। तो यहां पर जब भी आप सोल्व करोगे तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स के साथ क्या आएगा आपके पास, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। और अभी मैंने बताया ओम इनवर्स को आप क्या बोल सकते हो, साइमन बोल सकते हो, जिसको रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एस से। तो सेकंड वाली यूनिट आप इसको कौन सी फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओम इनवर्स कर तो बोल दिया साइमन, और यहां पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो कीप इट इन माइंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, द अबाउ डेफिनेशंस अप्लाई टू मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। In the case of solution of electrolyte, the resistance offered by the solution to the flow of current is directly proportional to the distance in between the electrode, meaning जो भी आपने इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड है आपके पास, तो उनके मिड में कितनी डिस्टेंस है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड। सेकेंड वाला देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, मीनिंग जो भी आपने इलेक्ट्रोड का यूज कर रही हो, उस वाले इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल ए बोलते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से जैसे ही दोनों इक्वेशन से आप वापिस से सोल्व करोगे, ये वाली इक्वेशन को मैं 1 बोल देता हूं, और इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर इज डायरेक्ट, आर इक्वल टू रो L/A, मीनिंग जैसे आप ये वाला प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन यहां से रिमूव करोगे, क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट आएगा आप उसी को क्या बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हो। तो यहां से देखिए अगर आप कंडक्टेंस की बात करो, तो कंडक्टेंस उसका फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, उसको भी अपने यहां से अंडरस्टैंड करते, क्योंकि कंडक्टेंस का एक्चुअल में मीनिंग ही क्या होता है, ये देखिए रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इन वाले फॉर्मूले को आप कैसे मेंशन कर सकते हो, तो यहां पर देखिए मैं कैसे मेंशन कर सकता हूं, रो इक्वल टू आर डॉट ए डिवाइड बाई एल। ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का
फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको यहां से इसको कंडक्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है? कंडक्टेंस का मीनिंग होता है 1/r। तो यहां पर देखिए इस वाली रो को अगर मैं कंडक्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा यहां से क्या बन जाएगा आपके पास इस वाले फॉर्मूले के अंदर 1/r को क्या बोलते हो? कंडक्टेंस बोलते हो। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r। तो मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा? A डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई विद L। तो ये किसके फॉर्म में आ गया? ये तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। A का मीनिंग हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L का मीनिंग हो गया लेंथ इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और C का मीनिंग क्या हो जाएगा? आपके पास से कंडक्टेंस हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखिए, यहां से कंडक्टिविटी आपके पास एक वर्ड था। कंडक्टिविटी में आपने क्या बोला था कि कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है? तो आपने ये बोला था कि जो कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल आप उसी को क्या बोलते हो? कंडक्टिविटी बोलते हो। तो यहां से आपको ये भी पता है कि रो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? तो कीप इट इन माइंड, रो इक्वल टू के इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से कंडक्टिविटी के इक्वल टू 1/रो हो जाएगा। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/रो हो जाएगा। तो यहां से देखिए इन वाली इक्वेशंस को इसी टाइप से कन्वर्ट कर रखा है। यहां से तो ये हो गया क्लियर। अब आगे देखिए, अगर आपको कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कंडक्टेंस की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A डिवाइड बाई L मल्टीप्लाई विद रो। तो ये देखिए किसका फॉर्मूला बन गया? कंडक्टेंस का। इसकी टर्म में आप इसको क्या कर सकते हो? मेंशन कर सकते हो। सेकंड वाला अपन को ये भी पता है कि 1/रो किसके इक्वल है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहां पर 1 जो रो है आप इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखिए अब की बार फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C इक्वल टू के और यहां से क्या आ जाएगा? A और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो अब की बार फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K इक्वल टू, क्योंकि K का मीनिंग क्या है? यहां पर कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जो किसके इक्वल होती है? आपकी रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो यहां से देखिए इस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा कंडक्टिविटी इक्वल टू CL डिवाइड बाई A हो जाएगा। अब यहां पर कंडीशन वापिस से मेंशन कर दिए, इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन अगर उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी कंडक्टेंस है ना वही किसके इक्वल हो जाती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल हो जाती है। मीनिंग अगर इस वाले फॉर्मूले में आप जो भी इलेक्ट्रोड के मिड में जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया? लेंथ कितनी ले लिया आपने? 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना कंसीडर कर लिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 से कैंसिल 1 है और यहाँ पर जो कप्पा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? C के। तो यहाँ पर देखिए यही मेंशन कर रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीनिंग यहाँ पर स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी आप उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकती हो कि वो क्या होती है? एक्चुअल में कंडक्टेंस होती है किसकी? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, अदरवाइज 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आप उसी को क्या बोलते हो? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हो। नेक्स्ट वाला टर्म देखिए, नेक्स्ट वाले टर्म के अंदर देखिए सब इसकी यूनिट की बात करती हो आप। तो यूनिट आपने पहले फाइंड आउट कर लिया है कि कप्पा की यूनिट क्या आ जाएगी? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स को आप क्या बोल सकते हो? ओम इनवर्स को बोलते हो आप साइमन, जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CM में नेगेटिव हो जाएगा, मीनिंग सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। ये वाले फॉर्मूले आप पहले से जानते हो। यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी का यूज करना है, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ L बाई A। जो भी L बाई A का रेशियो होता है आप इसी को क्या बोलते हो? सेल कांस्टेंट बोलते हो। और सेल कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल G से। तो कीप इट इन माइंड, व्हाट इज द कैपिटल G? कैपिटल G इज द सेल कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ L बाई A। मीनिंग जो भी L बाई A का जो रेशियो आता है इसी को आप क्या बोलते हो? सेल कांस्टेंट बोलते हो। अगर आपसे ये पूछे कि सेल कांस्टेंट है इसकी क्या यूनिट हो जाएगी, तो देखिए L बाई A है तो मीनिंग इसकी अगर आप यूनिट फाइंड आउट करोगे तो लेंथ को तो किसमें मेजरमेंट कर रही हो? सेंटीमीटर में। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को किसमें मेजरमेंट कर रही हो? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां से देखिए इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट हो जाएगी सेल कांस्टेंट की। यहां पर देखिए सेल कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट में किसके थ्रू करूंगा? G के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। तो सेल कांस्टेंट कैपिटल G इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर ए पर्टिकुलर सेल एंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस
इन बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। मीनिंग जो भी डिस्टेंस आपने मेंटेन किए टू पैरेलल इलेक्ट्रोड के मिड में और साथ में उन इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को आप क्या बोलते हो, सेल कांस्टेंट बोलते हो। तो यहां पर देखिए K इक्वल टू क्या हो सकता है, यहां से सेल कांस्टेंट हो सकता है। K इक्वल टू क्या हो सकता है, मीनिंग जो कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो सकती है, सेल कांस्टेंट के क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखिए इस वाले फॉर्मूले से सोल्व किया है, कप्पा इक्वल टू CL डिवाइड बाई A। और अभी आपने बोला कि L बाई A की रेशियो को क्या बोलते हो, सेल कांस्टेंट। तो L बाई A की जगह में क्या मेंशन कर दूंगा, कैपिटल G। तो यहां से देखो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा आगे चलकर, K इक्वल टू C और यहां पर क्या आ गया, G आ गया। मीनिंग क्या आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया। अब यहां पर देखिए K इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। तो देखिए यहां पर क्या K इक्वल टू क्या है, C। और यहां पर क्या आ गया आपके पास, सेल कांस्टेंट आ गया। मीनिंग L बाई A था, उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, सेल कांस्टेंट, जिसको मैंने क्या बोला, G बोल दिया। आगे देखिए सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए सेल कांस्टेंट G है, क्या हो जाएगा, K बाई C हो जाएगा। तो यही तो मेंशन किया है यहाँ पर, सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाई C हो जाएगा। यहां से जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, G इक्वल टू K बाई C। जो कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हो, उसको डिवाइड किससे कर दोगे, कंडक्टेंस से, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर K बाई C इक्वल टू क्या हो गया, सेल कांस्टेंट है, और K बाई C है वो किसके इक्वल हो गया, आपके K बाई R। क्योंकि यहां पर आपको ये भी पता है कि 1 बाई R है वो किसके, 1 बाई C है वो किसके इक्वल होता है आपके। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि जो आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल को क्या बोलते हो आप, कंडक्टेंस बोलते हो, उसी को क्या बोलते हो आप, कंडक्टेंस। तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये G है वो किसके इक्वल हो जाएगा, G इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, K, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, R आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद R। तो ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वी नो दैट व्हाट इज द कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C हो जाएगा, यहाँ से 1 बाई C हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला इस टाइप से फॉर्म हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए फिर नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी है आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और सेकंड इसके नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी आएगी आपके पास मोलर कंडक्टेंस। तो दोनों टर्मिनोलॉजी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बस एक जगह तो आपको मोल का यूज करना और एक जगह आप किसका यूज करोगे, इक्विवेलेंट का यूज करोगे। तो किस टाइप से ये फॉर्मूले का फॉर्मेशन हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, क्योंकि आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं। कभी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ लेता है और कभी क्या पूछ लेता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूले है, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए इसके लिए मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं किस टाइप से इस वाले फॉर्मूले का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं किसी मोलर कंडक्टेंस की, इसकी बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो पहली बात तो मोलर कंडक्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा एम के थ्रू। कई जगह इसको कैप एम से भी रिप्रेजेंट करके रखता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो लैम्डा एम के थ्रू। मोलर कंडक्टिविटी इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कप्पा मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, आपके मोलर कंडक्टिविटी का। लैम्डा एम का मीनिंग हो गया मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा का मीनिंग हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस अदरवाइज कंडक्टिविटी, और यहाँ पर कैपिटल एम का मीनिंग क्या हो गया, मोलरिटी हो गया। अब आपको यहां से एक डेफिनेशन का पता रखना है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, द कंडक्टेंस ऑफ, व्हाट इज द कंडक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा इसको डिफाइन कर रहा हूं, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नॉन एज कंडक्टिविटी, इज नॉन एज कंडक्टिविटी। तो ये आपको जो डेफिनेशन है वो आपको माइंड के अंदर सेट करके रखनी है, क्योंकि इसी डेफिनेशन से ये फॉर्मूला है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ आपको इजीली पता चल जाएगा। तो कीप इट इन माइंड, व्हाट इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नॉन एज कंडक्टिविटी। तो यहां पर देखिए आपने क्या बोला है कि यहां पर कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन को आपने क्या बोला है, कंडक्टिविटी बोला। इस वाले फॉर्मूले का फॉर्मेशन
इस वाली डेफिनेशन की हेल्प से आप किस टाइप से फॉर्मूले का फॉर्मेशन करोगे अब उसको अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले आपने ये मेंशन किया है कि जो कंडक्टेंस है 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, उसी को आपने क्या बोला है, कंडक्टिविटी। तो यहां पर देखिए किस टाइप से आप इसको डेराइव करोगे। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसी को आपने क्या बोला है, कंडक्टिविटी। तो ये किसके इक्वल होती है, कप्पा के इक्वल हो जाएगी, यानी कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। सेकेंड टर्म देखिए अभी यहां पर, अब यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहां पर देखो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए बताता हूं, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है ये वाला N डिवाइड बाई V। यहां पर क्या होता है, आपके N का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ मोल हो गया, और V का मीनिंग क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप किसमें मेजरमेंट करते हो, लीटर में। तो यहां पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, लीटर में। अब जो मोलर कंडक्टेंस आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। तो यहां पर आपको इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। जो मोलर कंडक्टेंस वो एक्चुअल में क्या होता है, कंडक्टेंस होती है किसकी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आप कंडक्टेंस बोलोगे, उसी को क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आपको कितना कंसीडर करके चलना है, 1। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूं कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है इलेक्ट्रोलाइट का, आपने कितना कंसीडर कर लिया, 1। तो उस वाली कंडीशन में देखिए यहाँ से M इक्वल टू क्या बन जाएगा, उस वाली कंडीशन में M इक्वल टू क्या आ गया, 1/V आ गया। और V किसमें आपके पास, लीटर में। इसको क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। वॉल्यूम है उसका मेजरमेंट किसमें कर रहे हो आप, लीटर के अंदर कर रहे हो। तो ये मैंने लिख दिया वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अब देखिए अगर आप इस वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करते तो मोलरिटी क्या बन जाएगी, तो कैपिटल M इक्वल टू 1/V। और अब की बार वॉल्यूम को आपने किसमें मेजरमेंट किया, ml में। तो जब भी आप लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 1000 से। अब देखिए यहाँ से आप VML इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो VML की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए तो ये वॉल्यूम किसके अंदर मेजरमेंट कर रहे हो, ml में। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M बन जाएगा। क्योंकि जो भी आपने N है तो N की वैल्यू तो आपने कितना पुट कर दिया, 1। क्योंकि जो मोलर कंडक्टेंस उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। अब यहां पर देखिए कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कितना है, कप्पा। तो यहां से ये भी ml में, तो इस वाले वॉल्यूम की है वो कितना इसका कंडक्टेंस हो जाएगा। तो इसको अपन देखते, तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ यहां पर तो 1 ml अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस कितनी आती है, कप्पा के इक्वल आती है। और मेरे को कितना ml सॉल्यूशन की मेजरमेंट करनी है, VML की। तो क्या बोल दूंगा, कंडक्टेंस ऑफ VML, कंडक्टेंस ऑफ VML इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस वाले ml वाले इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है इसकी कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा, कप्पा मल्टीप्लाई विद VML हो जाएगा। कितना सॉल्यूशन है आपके पास ml में, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, कप्पा से। तो देखो जैसे आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कप्पा मल्टीप्लाई विद, और VML वो किसके इक्वल है आपके पास, 1000/M से। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया 1000/M। और इसी को आप क्या बोलते हो, मोलर कंडक्टेंस बोलते हो। तो यहां पर मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या मैं किससे रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा M से। तो ये वाला फॉर्मूला इस टाइप से जनरेट होता है। जो मोलर कंडक्टेंस उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाई M। और कैसे डिफाइन करोगे आप मोलर कंडक्टेंस को, तो इसकी इजीली सी मैं आपको एक सबसे इजी डेफिनेशन है वो राइट डाउन करवा देता हूं। क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन को, मोलर कंडक्टेंस की बात की, ये वाली तो मैंने किसके लिए बात की, मोलर कंडक्टेंस के लिए। तो डेफिनेशन किस टाइप से बनेगी मोलर कंडक्टेंस के लिए वो मैं मेंशन कर देता हूं। व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, it is the conductance of lambda M is the conductance of the 1 mole, conductance of the 1 mole electrolytic solution, 1 mole electrolytic
सॉल्यूशन, जो भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आएगी, आप इसी कंडक्टेंस को क्या बोलते हो, लैम्डा एम, मीनिंग क्या बोलते हो, मोलर कंडक्टेंस बोलते हो। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, ये मैंने आपको इजीली क्या करवा दिया, अंडरस्टैंड करवा दिया। तो देखिए यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस, इट इज द डिफाइंड, कैसे इसको आप डिफाइन करते हो मोलर कंडक्टेंस को, देखिए किस टाइप से लैंग्वेज है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मीनिंग कप्पा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, तो किसका प्रोडक्ट होता है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें ले रखा आपने, ml में, एंड द वॉल्यूम इन ml इन विच कंटेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और जिसके अंदर कितना मोल होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल होना चाहिए। देखिए आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हो, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ the 1 mole electrolytic solution is known as molar conductance, और इसका जो रिजल्टेंट जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा एम इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाई एम। यहां पर एम का मीनिंग क्या है, मोलरिटी है, कप्पा का मीनिंग क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और लैम्डा एम का यहाँ पर मीनिंग क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, मोलर कंडक्टेंस का। यूनिट की बात करते हो अगर आप किसके, मोलर कंडक्टेंस की, देखिए यूनिट क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर आप इसकी यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हो तो यूनिट देखिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा, कप्पा की यूनिट क्या होती है, कप्पा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, पहले अपन ने फाइंड आउट कर रखा है, तो यहाँ पर मैंने कप्पा की वैल्यू रख दी, कितनी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरिटी की क्या यूनिट होती है, मोल पर लीटर, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया मोल पर लीटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास से लीटर आ जाएगा। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी यूनिट एक्चुअल में क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए लीटर है तो लीटर को आपको किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में पुट कर दीजिए। 1 लीटर है वो किसके इक्वल, 1 लीटर है तो लीटर को आप किस में पुट कर सकते हो, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि 1 ml बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाई मोल, तो एजिट आ गया, और यहाँ पर आपने को जो वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम किसमें कंसीडर करना है, सेंटीमीटर क्यूब में कंसीडर करना, तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा एम की यूनिट, तो यहाँ पर देखिए ये तो आ गया आपका साइमन एजिट आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या रह जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल क्या आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। तो कीप इट इन माइंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किसकी यूनिट होती है, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होती है। और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कैसे कर सकते हो, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। तो ये देखिए यहाँ पर आपने जो मोलर कंडक्टेंस है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया, क्या फॉर्मूला है, किस टाइप से फॉर्मूला ये वाला आया, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हो, साइमन बोल सकते हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। एक प्रॉब्लम मेंशन कर रखी है, आप इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। मोलरिटी आपको कितनी प्रोवाइड कर दी है, 0.08 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, और इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मीनिंग कप्पा की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर दी, 2 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻⁻², ओम इनवर्स सेम इनवर्स, और आपसे क्या फाइंड आउट करना है आपको, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाय एम। तो यहाँ पर देखिए आपको जो मोलर कंडक्टिविटी कितनी प्रोवाइड कर रखी है, यहाँ पर देखिए तो कप्पा की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास, 2 इंटू 10⁻⁻², तो ये देखिए कप्पा की जगह कप्पा की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाय एम, और एम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.08, तो यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया, 0.08। जब भी सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 250, और यूनिट क्या होती है मोलर कंडक्टेंस की, ओम इनवर्स बोल दीजिए, अदरवाइज साइमन बोल दीजिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है आपको अपने आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड वाली अगर अपन बात करेंगे किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, सेकंड वाली अपन बात किसकी करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर बिल्कुल मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल है, बस वहां पर क्या हो जाता है, जो कंसंट्रेशन है ना उसको आप किसमें लेते हो, नॉर्मलिटी में लेते हो, वहां पर कंसंट्रेशन किसमें लेनी है आपको, नॉर्मलिटी में। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो क्या बन जाएगा, कप्पा
मल्टीप्लाई विद 1000, वहां पर मोलर कंडक्टिविटी में कैपिटल M था और यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, कैपिटल N पुट करना है। कैपिटल N का मीनिंग क्या, नॉर्मलिटी है। तो यहाँ पर आपको कितना कंसीडर करना है, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर क्या बोल दोगे इसकी डेफिनेशन, द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करते हो। डेफिनेशन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वॉल्यूम in ml of the solution which contain 1 gram equivalent of electrolyte, मीनिंग ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसका वॉल्यूम तो किसमें कंसीडर करना आपको, ml में, और उस वाले VML के अंदर जो भी वॉल्यूम आपके पास ml में मिलीलीटर में है उसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या बन जाएगा, द कंडक्टेंस of one equivalent electrolytic solution is known as equivalent conductance हो जाएगा। यहां से इजीली देखो सेम टू सेम उसी टाइप से आपको डेराइव करना है जैसे मोलर कंडक्टेंस के लिए किया था। यहाँ पर M की जगह क्या आ जाएगा, N आ जाएगा नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पर क्या आता है, इक्विवेलेंट आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा, इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इक्विवेलेंट कितना कंसीडर कर लोगे, 1, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट तो कितना आ गया, 1। सेम टू सेम फॉर्मूला बनेगा, बस जहां पर मोलरिटी मेंशन कर रखा है वहां पर क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा, मीनिंग कैपिटल N आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, आपके ये डेफिनेशन होगी आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट वाली देखिए, अब यहाँ से कुछ फैक्टर है जो क्या करेंगे, इफेक्ट करते कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को, मोलर कंडक्टिविटी को और किसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मीनिंग ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला देखिए इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इफ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट इज मोर देन द कंडक्टिविटी विल बी लेस। जैसे मान लीजिए आपके पास आयंस और आयंस के बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, तो आयंस है वो मोबाइल फेज में नहीं रह पाएंगे, मीनिंग इजीली मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक आयन है वो जस्ट ऑपोजिट चार्ज वाले आयन को क्या करके रखेगा, अट्रैक्ट कर रखेगा। तो जब उनका मूवमेंट ही नहीं होगा तो उस वाली कंडीशन में जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड वाला देखिए पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, मीनिंग जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी का क्या इफेक्ट होता है, if the solvent is greater polarized then the ionization and conductivity will be more। अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोलाइट को किसी ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रखा है जिसका पोलराइजेशन क्या है, मैक्सिमम है, वो क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कैटाइन और एनाइन को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिसोशिएट कर देगा। तो जितने नंबर में आपको आयंस ऑब्टेन होंगे तो उस वाले सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो कीप इट इन माइंड, as well as polarity of solvent increases then conductivity will be increases। थर्ड वाला फैक्टर देखिए विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। विस्कस का मीनिंग क्या हो गया, जो भी आयंस है वो इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब आयंस है वो इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे उस वाली कंडीशन में जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर देखिए यही मेंशन किया है, by increasing the viscosity of the medium the conductivity decrease, मीनिंग जैसे जैसे मीडियम अगर विस्कस होता जाएगा उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करते जाओगे तो उस वाली कंडीशन में जो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखिए टेम्परेचर, as the temperature of the electrolyte solution is increased the conductivity increases because and all the टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज एंड द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीज। जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो भी आयंस है ऑपोजिट चार्ज वाले उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो भी मीडियम हो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगा। जब विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी साथ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द आयंस है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उस वाली कंडीशन में आयंस वो इजिली मूवमेंट करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन है वो किस किस पर डिपेंड करता है। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो तो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इनको किस टाइप से डाइल्यूशन इफेक्ट करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ से जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है बोर्ड एग्जाम में।
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, मीनिंग जो डाइल्यूशन है इसका किस टाइप से इफेक्ट होता है। तो पहले एक बार लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद में मैं आपको इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी मेंशन कर दूंगा। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज of dilution of the solution. The conductivity is increases due to increasing the number of ions. तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ आयंस के, एज वेल एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज देन कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेज। कीप इट इन माइंड, जब भी आप क्या करते हो, डाइल्यूजन करते हो तो वॉल्यूम क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, और कंसंट्रेशन को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो। तो जब भी आप डाइल्यूजन कर रहे हो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ आयंस है उनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब ये नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो उस वाली कंडीशन में जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मीनिंग क्या है, कप्पा, मीनिंग जो कप्पा है वो डाइल्यूशन से किस टाइप से अफेक्ट होता है, जिसको आप बोलते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन of the solution due to the presence of number of ions in 1 centimeter cube solution है decrease। याद कीजिए मैंने आपको डेफिनेशन बोला था कप्पा की डेफिनेशन मैंने किस टाइप से बोली थी, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब जहां पर भी आप डाइल्यूजन को इंक्रीज कर रहे हो तो जो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगी तो जो ये कंडक्टिविटी है, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन on molar conductivity and equivalent conductivity. The equivalent or molar conductivity increases with dilution. This is due to the fact that degree of iodization increases with the dilution. ये आपने पहले ही क्लियर कर दिया पहले स्टेटमेंट में कि जब जब आप डाइल्यूजन को इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अदरवाइज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है डाइल्यूजन के साथ। तो इसी कारण क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूजन के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वाला देखिए, when the whole of the electrolytes has ionized, further addition of the water bring a small change in the value of equivalent or molar conductance. This stage is known as infinite dilution. इसी वाली स्टेप को आप क्या बोलते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूजन बोलते हो, जहां पर क्या आता है जो भी मोलर कंडक्टिविटी है या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसमें क्या आता है, स्मॉल चेंज आता है इनकी वैल्यू में। और जहां पर क्या होता है जो आपके पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या हो चुका है, कंप्लीटली क्या हो चुका है, आयोनाइज हो चुका है। नेक्स्ट वाला देखिए, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी at any dilution to equivalent conductivity at infinite dilution is known as conductivity ratio or degree of dissociation of a solute। देखिए यहाँ पर जो बार बार वर्ड यूज हो रहा था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अदरवाइज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट किससे करते हो आप, अल्फा के थ्रू, और इसकी वैल्यू है वो किसकी इक्वल होती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है, अगर आप मोलर कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन करते हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस एट ए डाइल्यूशन, मीनिंग जो भी आपको डाइल्यूशन दे रखा है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक तो इसकी मोलर कंडक्टेंस और इसी का रेशियो किसके साथ, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मीनिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस, और साथ में आपके जो डाइल्यूशन जो भी आपको वैल्यू दे रखी है फिक्स जो डाइल्यूशन पर है इसका क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। इन दोनों का रेशियो को क्या बोलते हो आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अदरवाइज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हो। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का सिंपल मीनिंग ले सकते हो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज द रेशियो ऑफ ए मोलर कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मीनिंग किस किस का रेशियो होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज द रेशियो ऑफ ए मोलर कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको क्या बोलते हो आप, डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ ए आयोनाइजेशन बोलते हो। अगर आपको इसी डेफिनेशन को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन डिवाइड बाय, किसे डिवाइड कर दोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन, जिसके रेशियो को क्या बोल सकते हो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोल सकते हो। अब इसको मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड करवाता हूं कि किस टाइप से यहां पर जो आपके पास डाइल्यूजन है वो अफेक्ट करता है जो भी कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी को। आइए तो सबसे पहले अपन डील करते हैं कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या करते हो, डाइल्यूजन इंक्रीज करते हो, तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की जो डाइल्यूजन होता है या आप इसको बोल सकते हो डाइल्यूजन, तो ये जो डाइल्यूजन है वो क्या होता है, एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के। कीप इट इन माइंड, डाइल्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एज वेल एज डाइल्यूजन इंक्रीज करोगे तो उस वाली कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज होगी। सेकेंड वाली थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डाइल्यूट कर रही हो सॉल्यूशन को, तो जब भी आप क्या कर रही हो, डाइल्यूजन को क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाइल्यूजन इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो जो भी आपके पास कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये वाली कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। बस ये वाले फैक्टर आपको ध्यान रखने कि मीनिंग आप जब भी डाइल्यूजन को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं अपनी किसकी, कंडक्टेंस, मीनिंग कंडक्टेंस पर है वो डाइल्यूजन का किस टाइप से अफेक्ट होता है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, आप किसको इंक्रीज कर रही हो, डाइल्यूजन को क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, अगर मैं डाइल्यूशन को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो इस वाली कंडीशन में जो कंडक्टेंस है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल सी से, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रीजन क्या है इसका, रीजन इसका ये कि नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ आयंस ये क्या होंगे, इनमें इंक्रीज हो जाएगा। तो कीप इट इन माइंड, as well as dilution increases then conductance will be increases because number of ions increases। तो ये तो डाइल्यूजन इंक्रीज करती है तो कंडक्टेंस तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये देखिए डाइल्यूजन की बात कर रहा हूं तो ये मैंने मेंशन कर दिया, अगर आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूजन इंक्रीज कर रही हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कप्पा जिसको आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोला था, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये डिक्रीज होने के पीछे लॉजिक क्या आएगा, यहाँ पर ml या फिर 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और यही क्या करता है, जब भी डाइल्यूजन इंक्रीज करते हो तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। कीप इट इन माइंड, अगर डाइल्यूजन को इंक्रीज कर रही हो तो कंडक्टेंस तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकंड वाला आपने ये बोला कि अगर डाइल्यूजन इंक्रीज कर रही हो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जिसको कप्पा बोलते हो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होने के पीछे लॉजिक क्या है कि 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, डिक्रीज होती है। क्योंकि कप्पा की डेफिनेशन ही क्या होती है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो जब भी डाइल्यूजन इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उस वाली कंडीशन में पर ml या फिर 1 ml में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नंबर ऑफ आयंस का नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। थर्ड वाला इफेक्ट अपन देखते हैं किस पर, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। और मोलरिटी का फॉर्मूला ये है, तो आपके मोलरिटी, और मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, मोल तो कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि मोल तो आपने कितना कंसीडर किया था मोलर कंडक्टेंस के लिए, 1 मोल कंसीडर किया था। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। सेम टाइप से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, कप्पा मल्टीप्लाई विद 1000 मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। और यहाँ पर n मोल का मीनिंग कितना मोल कंसीडर किया था, 1, और यहाँ पर क्या आता है आपके पास, इक्विवेलेंट आता है। और इक्विवेलेंट को आपने कितना कंसीडर किया था, 1 इक्विवेलेंट कंसीडर किया था। तो यहाँ पर देखिए अब 2 फैक्टर इसके साथ वेरिएबल हो रहे। जैसे आप इसके लिए क्या बोल रहा हूं मैं, बच्चे से सुनना, डाइल्यूजन क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं मैं, डाइल्यूजन को क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो। आपको ये भी पता है कि जैसे डाइल्यूजन को इंक्रीज करती हो तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कप्पा की वैल्यू तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन डाइल्यूजन को इंक्रीज करती है तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये लीजिए वॉल्यूम क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया। अब अगर आप यहां से थ्योरेटिकल इसको रिलेट करते हो तो लैम्डा m 2 फैक्टर है इसको डिसाइड करने वाले, कप्पा और वॉल्यूम। कप्पा तो डिक्रीज होता है डाइल्यूजन के साथ, और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज के साथ। तो थ्योरेटिकल अगर देखा जाए तो लैम्डा m है, इसके ऊपर किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है ये आपको ध्यान रखना है
अगर आप बात करते हो एक्सपेरिमेंट की या एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली ये होता है कि जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है ना वो किस पर डोमिनेट करता है, कप्पा पर डोमिनेट करता है, ये ध्यान रखना आपको। एक्सपेरिमेंटली जो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इसमें जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, किस पर डोमिनेट करता है, कंडक्टिविटी पर। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल में क्या बोलूंगा कि डाइल्यूजन इंक्रीज करोगे तो कप्पा तो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और मेन फैक्टर कौन सा होता है आपके पास, वॉल्यूम होता है, ये एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया है। तो इस वाली कंडीशन में जो आपका लैम्डा एम है मोलर कंडक्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम कहानी इसमें चलती है, क्योंकि यहाँ पर भी कप्पा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। डोमिनेट फैक्टर कौन सा आएगा एक्सपेरिमेंटली, वॉल्यूम। तो इस वाली कंडीशन में भी क्या बन जाएगा, जो लैम्डा इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी डाइल्यूजन के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको बस ये यहां से कंक्लूजन ध्यान रखना है, डाइल्यूजन इंक्रीज करोगे कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।